हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 2 गीत, जिसके लेखक है सलाम बिन रजाक। विद्यार्थियों, आज हम सब पाठ 2 गीत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं सलाम बिन रजाक। गीत यानी सॉन्ग। प्रत्येक व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो वह गीत गाने लगता है, गाना गुनगुनाने लगता है। गीत हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी का सूचक है। यह जो कहानी है, इस कहानी में लेखक यही बता रहे हैं कि आजकल हमारे जीवन से गीत अर्थात संगीत गायब हो गया है, हमारी खुशियां गायब हो गई है। कारण यही है कि पहले के समय में हम मिलजुल कर रहते थे, हर चीज पे हर व्यक्ति का समान अधिकार होता था। परंतु आज ऐसे समय आया है, ऐसा दिन आया है कि प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु को अपना करने के पीछे परेशान है। आइए लेखक का परिचय जानते हैं। जन्म 1941, पनवेल, महाराष्ट्र। परिचय: सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। ये रचनाएं, ये कहानियाँ, ये कृतियाँ आपने लिखी हुई हैं। आइए इस पाठ में लेखक ने क्या कुछ बताया है उसके बारे में जानते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी। प्रतीकात्मक अर्थात होता है जहाँ पर किसी और का सहारा लेकर के किसी दूसरे के बारे में बात की जाती है, वह प्रतीकात्मक कहानी कहलाती है। कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी, नीयत अर्थात लोगों के तौर तरीकों में, लोगों की सोच में, खोट अर्थात कमी, तो समाज में चारों तरफ सुख शांति समरसता संपन्नता फैली हुई थी। समरसता अर्थात समानता, संपन्नता अर्थात खुशहाली। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। विष का अर्थ है जहर। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन संगीत अदृश्य हो गए हैं। अदृश्य होना, गायब हो जाना। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वाले के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। लहूलुहान होना अर्थात खून से सन जाना। रज्जाक जी को भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख शांति सौहार्द अर्थात अपनापन, जहां अपने और पराये का भेद नहीं होता, का वातावरण बन सकेगा। इस तरह से पाठ के माध्यम से लेखक समाज में फैली हुई नफरत को, फैली हुई दुर्भावनाओं को दूर करने की बात करते हैं। आइए कहानी को पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, निश्चित है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनने का अनुरोध किया। तो यहाँ प्रश्न भी बनते जाएंगे, प्रश्न एक साथ बनाएंगे और उत्तर भी उसका खोजेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि परीक्षा में आपको ऐसा पैसेज दिया रहेगा, एक पाठ की पंक्तियाँ दी रहेंगी लगभग 15 से 20, उसी के ऊपर प्रश्न पूछा रहेगा, उसका उत्तर खोज करके आपको इसी में से देना होगा। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया था। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस, क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। लेखक कहते हैं कि रात का समय था
उनका बेटा जो है उनसे कहानी सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अनुरोध का अर्थ है प्रार्थना। ऐसा हमेशा होता था, रोज होता था, प्रतिदिन होता था। उनका बेटा उनसे कहानी सुनाने की जिद करता, प्रार्थना करता। लेखक उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे। कारण यह था कि दूरदर्शन के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर जो खबरें आ रही थी, समाचार इत्यादि आ रहा था, टेलीकास्ट होना अर्थात प्रसारित होना, आना, खबरें आ रही थी, उनसे लेखक का मन और मस्तिष्क दोनों बोझिल हो गए थे। बोझिल हो जाना अर्थात काफ़ी थकान अनुभव करना। उस थकान के कारण लेखक को लगने लगा था कि जैसे वे कहानी नहीं सुना पाएंगे। साथ में ही दूरदर्शन पे जिन घटनाओं को दिखाया गया, बताया गया था, उससे लेखक को यह लगने लगा था कि जैसे पूरी दुनिया बम के ढेर पर बैठी है। बारूद से ही बम बनाए जाते हैं, अर्थात कभी भी विस्फोट हो सकता है, लोगों की जान कभी भी जा सकती है। एक जरा माचिस अगर किसी ने दिखाई, थोड़ी सी चिंगारी लगा दी कि पूरी दुनिया जल जाएगी। कारण यह है कि समाचार में क्या था, समाचार में रहा होगा कि यहाँ पर हत्या की गई, यहाँ पर लूट लिया गया, इसने उनका यह हड़प लिया, यह छीन लिया। तो लेखक को ये खबरें देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे आज इंसान फिर से, पुनः मतलब फिर से आदिकाल की ओर लौट रहा। आदिकाल यानी प्राचीन काल। तो यहाँ पर लेखक हमें यही बताते हैं कि समाज का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। उन्होंने टीवी पे जो कुछ देखा वे बहुत थक से गए और साथ ही साथ में उन्हें लगने लगा कि आज समाज में, दुनिया में चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से नफरत कर रहा है। थोड़ी सी अगर बात बढ़ गई तो निश्चित है कि एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आएंगे। आइए यहाँ प्रश्न बनाते हैं। लेखक के बेटे ने लेखक से रात में यह सुनाने का अनुरोध किया। क्या सुनाने का अनुरोध किया? कहानी सुनाने का अनुरोध किया। लेखक ने कहानी सुनाने से इनकार कर दिया, कारण कि लेखक काफ़ी थके हुए थे। दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने उनके मन और मस्तिष्क को और भी बोझिल कर दिया था। अगला प्रश्न यह बना कि दूरदर्शन की खबरों का लेखक पर प्रभाव। तो लेखक को लगने 2 बॉक्स बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे। लेखक को लगने लगा, एक बॉक्स में आएगा कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। दूसरे बॉक्स में आएगा कि एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। तीसरे में आएगा क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। मन बेचैन और मस्तिष्क परगंदा था। परागंदा होना अर्थात होता है अस्त व्यस्त होना, उलझन में होना। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। लेखक का मन जो था वह बहुत अस्त व्यस्त था, उथल पुथल से भरा हुआ था, क्योंकि खबरें उन्होंने हत्या, लूट, मारपीट की देखी थी, जहां प्रेम नहीं नफरत था। तो उन्होंने अपने बच्चे को पुचकारा यानी प्रेम से दुलारा और कहा कि आज कहानी नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मैं आज बहुत थक गया हूं, कल तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा। व्याकरण में देखें तो यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक, इसे आप दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह पूर्ण विराम का चिन्ह है और यह जो चिन्ह है इसे आप कहते हैं योजक चिन्ह। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। तब लेखक का बेटा जो है वह जिद पे अड़ गया कि नहीं पापा कहानी सुनाओ, सुनाना ही पड़ेगा। लेखक अपने बेटे के आगे हार गए और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं कहानी सुनाऊं बीच में आप बोलेंगे नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेखक के बेटे ने भी कहा कि मैं
आपको बीच में नहीं टोकूंगा, उसने हामी भर दी, अर्थात उस बात से सहमति दर्शाई। हामी भरना यानी सहमत होना। यहाँ विराम चिन्ह देखते हैं, यह योजक चिन्ह हुआ। इस चिन्ह को आप अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह जो ठीक के पहले से लेकर यहाँ तक है, इसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहेंगे। यह अल्प विराम चिन्ह है और यह पूर्ण विराम चिन्ह है। लेखक ने फिर कहानी शुरू की। पुराने जमाने की बात है, मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। लेखक ने जैसे ही कहानी की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि यह कहानी बहुत पुराने समय की है। जमाना मतलब समय, समय की कहानी है, पुरानी बात है। तो बच्चा बीच में ही उनका बोल पड़ा। उनका बेटा बीच में ही बोलने लगा कि पापा यह कितने समय की पुरानी। जैसा बच्चों का स्वभाव होता है वैसे वो भी बोल पड़ा। तब लेखक ने उसे याद दिलाया कि तुमने कहा था कि मैं बीच में कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। और तब उनके बेटे ने उनसे सॉरी मांगी, क्षमा मांगी और कसमसाते हुए अर्थात थोड़ा संकोच करते हुए उसने माफ़ी मांगकर पापा से फिर प्रश्न न करने की बात स्वीकार की। यहाँ विराम चिन्ह देखते हैं, यह दोहरा अवतरण चिन्ह हुआ और यह जो हुआ यह पूर्ण विराम है। इस चिन्ह को आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। यह पूर्ण विराम है। यह चिन्ह जो है विस्मयादि बोधक हुआ। यहाँ पे सॉरी यह अंग्रेजी का शब्द हुआ। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा यही कोई 50 बरस हुए होंगे या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती या फिर इससे भी ज़्यादा। लेखक कहानी के बारे में बताने लगे। वे बोले कि यह कहानी हो सकता है 50, 100 या 500 या 1000-1200 वर्ष की पुरानी हो, उससे ज़्यादा पुरानी कहानी यह नहीं है। तो यहाँ पर कहानी की क्या विशेषता थी वह बात आपको मालूम पड़ रही है, पता चल रही है कि कहानी की क्या विशेषता है। वह चीज़ें यहाँ पे प्रश्न में आई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका बन गया कि कहानी कितने समय पुरानी थी, तो कहानी बहुत पुरानी थी। यही इसकी विशेषता हो गई कि कहानी बहुत पुरानी थी। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती अर्थात जहाँ पर लोगों का निवास रहता है, जहाँ पर आबादी रहती है, उसे बस्ती कहा जाता है, जहाँ पर लोग बसे होते हैं। तो यहाँ पे बस्ती की विशेषता हो रही है। बस्ती बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगन में फूलों की क्यारियाँ लगी थी। क्यारी क्या होती है? पंक्ति आप देखते हैं, छोटा छोटा वहाँ पे बॉक्स बना करके उसमें फूल उगाए गए थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। ये भीनी भीनी का अर्थ क्या हुआ? हल्की सी, हल्की सुगंध। खुशबू का अर्थ है सुगंध। भीनी भीनी जब एक जैसे शब्द एक साथ आते हैं तो उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे भीनी भीनी, ऊंचे ऊंचे, इन शब्दों को युग्म शब्द के नाम से जाना जाता है। ये शब्द युग्म कहलाते हैं। रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। फलदार यानी फल देने वाले। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते थे। परिंदे अर्थात पक्षी। सुबह शाम यह भी आपका जो हुआ, यह क्या हुआ? शब्द युग्म। यह एक जैसे शब्द हुए। इंग्लिश में उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न रहती थी। आसपास, यहाँ पे आस पड़ोस जिसे कहते हैं, शब्द युग्म हो गया। जल संपन्न, जल अर्थात पानी, संपन्न यानी भरा होना। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर ढंगर, ढोर ढंगर यानी जानवर तक को दाने चारे, यहाँ पे भी शब्द युग्म हो गया। दाने चारे शब्द युग्म की कमी नहीं थी। अब इस प्रश्न के बारे में पूछ लेते हैं। लेखक यहाँ पर
यह बताते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कहानी बड़ी पुरानी थी। यह कहानी जहाँ की है वह ऊंची पहाड़ी की कहानी है। वहाँ ऊंची पहाड़ी थी, उसी के पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी, वहाँ लोग रहा करते थे। वह बस्ती बहुत पुरानी थी। बस्ती की क्या विशेषताएं लेखक बता रहे हैं, यहाँ प्रश्न भी बनेगा, चौखट बनेगा, संजाल। बस्ती बहुत पुरानी थी और बस्ती की दूसरी विशेषता बताते हैं कि बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। तो तीसरी विशेषता बस्ती की थी कि मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी रहती थी। फूलों की क्यारी होती तो वहाँ पे फूल उगाए गए थे। फूलों की क्या विशेषता थी, उनकी क्या अच्छाई थी कि वे रंग बिरंगे फूल उसमें खिला करते थे और जब हवा चलती थी तो उन फूलों में से धीमी सुगंध चारों ओर फैल जाया करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर बस्ती की विशेषता लेखक बताए। आगे वे बताते हैं कि बस्ती से बाहर जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर उसकी क्या खूबी थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, अर्थात वहाँ पर बाग थे। बस्ती के बाहर की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर बाग बगीचे थे, पेड़ पौधे थे। वहाँ बगीचे में, बाग में बहुत तरह के फल थे और वे फल साल भर फरा करते थे। जब समय आता तब वो उनमें फल लग जाता और वहाँ उन पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठा करते थे और सुबह शाम वे चहचहाते थे, अर्थात बोला करते थे। यह बगीचे की विशेषता हो गई। अब बस्ती के पास जो नदी बह रही है तो नदी के आसपास क्या स्थिति थी उसके बारे में लेखक बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। वो कहते हैं एक तरफ तो बगीचा था, दूसरी तरफ नदी एक वहाँ से गई हुई थी और नदी के कारण पास पड़ोस की जो ज़मीन थी, धरती थी, वह हमेशा पानी से भरी रहती। उसको खेती इत्यादि करने के लिए पानी की कभी कोई कमी नहीं होती थी और साथ ही साथ उससे जो मनुष्य हैं और मनुष्य के साथ साथ में जो जानवर हैं उनको हमेशा अनाज और उनके दाना चारा मिला करता था, अर्थात घास इत्यादि की कमी नहीं हुआ करती थी। और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती की गाय बहुत सारा दूध देती थी। यह हुई किसकी विशेषता, यह हुई नदी की और वहाँ की विशेषताएं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बना। पहला संजाल, पहला प्रश्न बना कि बस्ती की विशेषता और 4 बॉक्स बना दिए, 4 डब्बे। तो पहला होगा बस्ती बहुत पुरानी थी। दूसरे बॉक्स में आप क्या लिखेंगे उत्तर खोज के, तो ऐसा प्रश्न रहेगा, उत्तर इसी परिच्छेद से खोजना होगा। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। तीसरी विशेषता मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी। और चौथी विशेषता आपकी हो जाएगा कि उनमें रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। 4 विशेषताएं हो गई। अगला जो प्रश्न आपका बनता है वह प्रश्न बनता है कि बस्ती के बाहर की क्या विशेषता थी, क्या स्थिति थी। तो वहाँ होगा कि बस्ती के बाहर बाग बगीचे थे, सिलसिला होना, लगातार बाग होना। बस्ती के बाहर बाग थे एक बॉक्स में। दूसरे में आएगा बागों में फलदार तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। अगली विशेषता हुई कि उन पेड़ों के ऊपर पक्षी रहा करते थे। और अगली विशेषता हुई कि वे पक्षी शाम को सुबह को बोलते रहते थे। अगला प्रश्न आपका संजाल का वह बना, वह प्रश्न यह है कि नदी के आसपास की क्या विशेषताएं थी, तो उसको देख लेते हैं। तो पहला हुआ कि बस्ती के पास से एक नदी गुजरा करती थी, साथ में ही उससे आसपास की जमीन हमेशा जल संपन्न रहा करती थी। अगला उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य तथा पशुओं को, जानवरों को दाने और अनाज की कमी नहीं होती थी। और चौथे बॉक्स में लिखेंगे गाय बहुत सारा दूध देती थी। कहने का मतलब यह हुआ कि वहाँ वह बस्ती जो थी वह पूरी तरह से खुशहाल थी, वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न रहा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बस्ती के लोगों के बारे में लेखक बता रहे हैं कि बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। तो बस्ती के लोगों की विशेषता क्या हुई,
बस्ती के लोगों की विशेषता 3 बॉक्स में लिखा हमने। प्रसन्नचित होना, प्रसन्नचित होना अर्थात खुशहाल होना। मिलनसार यानी सभी से मिलजुल के रहते थे, झगड़ते नहीं थे, और साथ में ही शांति प्रेमी थे अर्थात किसी बात पर वो विवाद नहीं करते थे, बहस नहीं किया करते थे। तो बस्ती के लोगों की स्थिति कैसी थी उसका देख लेते हैं। वहाँ के लोग क्या कुछ किया करते थे, लेखक वह बता रहे हैं। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बाग बगीचों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें से जो शक्तिमान थे कुश्तियाँ लड़ा करते थे, लाठी बल्लम चला खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती में परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या विशेषताएं थी कि बस्ती के लोग प्रसन्नचित रहते थे अर्थात खुश रहा करते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, झगड़ा झंझट नहीं किया करते थे। वो पुरुष दिन भर काम क्या किया करते थे, वो पुरुष दिन भर अपने खेतों में काम करते, खलिहानों में अर्थात जहाँ अनाज का ढेर लगाते थे फसल काट कर वहाँ पर काम किया करते, अपने बाग बगीचे में काम करते। कुछ लोग पशुओं को, अपने जानवरों को चराते, लकड़ियाँ जंगल में काटते, और औरतें महिलाएं क्या करती, घर का चूल्हा चक्की संभाला करती थी। जो लोग ताकतवर हुआ करते थे, शक्तिवान अर्थात ताकतवर होना, वे लोग एक दूसरे से कुश्ती लड़ा करते थे। साथ ही लाठी आप जानते हैं, बल्लम क्या होता है, भाला जिसे कहा जाता है, आगे उसमें लोहा लगा रहता है, पीछे लकड़ी लगी रहती है, उसको चलाया करते थे। उससे वे अभ्यास क्या करते, खेला करते थे। और जो वहाँ पे चित्र बनाने में माहिर लोग थे वे अच्छे अच्छे चित्र बनाते। जो लोग कविता कहते थे, ऐसे कवि हृदय लोग गीत लिखा करते, कविताएं लिखा करते और उन्हें गाया करते। लेखक वहाँ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उस बस्ती में सभी लोग प्रसन्न थे, ऐसा लगता था जैसे खुशियाँ उस बस्ती में चारों ओर घूमा करती हैं। परिक्रमा करना अर्थात घूमना। लोगों को कभी भी दुख नहीं होता था, कोई गलती से भी, भूल से भी किसी को दुख नहीं होता था, उस तरफ कोई भी, वहाँ पर कोई भी दुखी नहीं होता था। इस तरह से यहाँ पे लेखक ने वहाँ के लोगों की विशेषताएं बताई कि वे लोग करते क्या थे, उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पे पुरुष बस्ती के लोग क्या कुछ किया करते थे उसके बारे में बताया। तो उसके लिए अलग अलग बॉक्सेज हुए। तो पहले बॉक्स में, पहले खाने में, चौखट में पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते। दूसरे बॉक्स में पशु चराते, लकड़ियाँ काटते। तीसरे बॉक्स में औरतें चूल्हा चक्की संभालती। चौथे बॉक्स में शक्तिवान लोग कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते थे। अगर पांचवा बॉक्स रहा तो चित्रकार चित्र बनाते और कभी गीत गाते थे। ये उत्तर इसका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द युग्म वगैरह जहाँ पे आया वो देख लीजिए। खेत खलिहान में आया, साथ में चूल्हा चक्की में आया हुआ है, लाठी बल्लम में आया हुआ है। ये जो है आपका है शब्द युग्म हुआ। और आगे देखते हैं। अब तक हम लोगों ने बस्ती के लोगों और उनकी बस्ती की विशेषताओं के बारे में जाना। अब वहाँ की एक और विशेषता थी। यह विशेषता थी कि वहाँ पे एक परी रहा करती थी। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। परी जिसे अंग्रेजी में फेरी कहते हैं। उस परी की क्या खूब खासियत थी, क्या विशेषता थी? नन्ही मुन्नी, मोहिनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार पैरों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। अब यहाँ पर उस परी की विशेषताओं को बताया गया है कि परी कैसी थी।
परी की के बारे में बताया है लेखक ने। अब लेखक कहते हैं कि वहाँ पर बस्ती के पास में ही एक घने पेड़ के पास पेड़ के ऊपर एक परी रहती थी। उसकी विशेषताएं क्या थी? उसका जो चेहरा था वो बहुत ही सुंदर था। मोहिनी अर्थात मन को मोह लेने वाली, मूरत अर्थात चेहरा था। और चेहरे की बनावट कैसी थी? बहुत मासूम थी, अर्थात उसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ जाता। उसकी आंखें कैसी थी? बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके बाल सोने के रंग के थे और सुर्ख गालों वाली। सुर्ख जो है यह उर्दू का शब्द हुआ। सुर्ख का अर्थ होता है लाल। गाल आप जानते हैं, चिक कहते हैं। उसके गाल जो थे वो लाल लाल रंग के थे। और वह परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान हुआ करती थी। उनके ऊपर बहुत कृपालु थी, कृपा दृष्टि रखती थी और उनके दुख को वह दूर करती थी। वह उड़ते हुए उसके पर अर्थात पंखे चमकदार थे, चमकते रहते थे। चमकदार पंखों के साथ उड़ते हुए वह उनकी बस्ती में आती। जो बच्चे रो रहे होते किसी कारण से उन्हें गुदगुदाती और हंसाती थी। साथ ही लड़कियों के साथ में वह सावन के महीने में झूला झूलती, आँख मिचौली का खेल खेलती। आँख मिचौली का खेल जिसे लुका छिपी का खेल कहते हैं। और लड़कों के साथ वह पेड़ों पर भी चढ़ा करती, नदी और नालों में भी जाया करती, वहाँ पे उनके साथ तैरती। खलियान में जिसके पास अनाज कम पैदा हुआ रहता उनके खलियान को अनाज से भर देती। साथ में ही वह किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। इस तरह से परी उन लोगों की बहुत मदद किया करती थी। आइए देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न क्या बनते हैं कि परी कैसी थी। तो परी की विशेषताएं, तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है संजाल पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो पहला होगा परी कैसी थी? तो परी नन्ही मुन्नी मोहिनी मूरत और मासूम सूरत वाली थी। दूसरी बात कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, सुनहरे बालों वाली थी। अगला हुआ कि उसके गाल जो थे वह लाल रंग के थे। तो यह परी की विशेषताएं हुई, उसकी सुंदरता हुई। परी गांव वालों पर इस तरह से मेहरबान थी। तो वहां पे होगा कि वह रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती, यह काम करती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ा करती थी, नदी नालों में तैरती। अगले बॉक्स में होगा कभी किसी के खलियान को अनाज से भर देती या फिर किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। इस तरह से परी हुआ करती थी। अब यहाँ पे आए हुए शब्द युग्म को देख लें। नन्ही मुन्नी, बड़ी बड़ी, इसके अलावा नदी नाले, रंग बिरंगे, ये सभी क्या हुए? ये सभी शब्द युग्म हो गए। अब यहाँ पे एक वचन बहुवचन देख लेते हैं। अब बिरंगे बहुवचन है, एक वचन क्या होगा? बिरंगा। अब नालों बहुवचन है, एक वचन नाला। नदी एक वचन है, बहुवचन नालों। नदी स्त्रीलिंग है और नाला जो है पुल्लिंग है। लड़कों यह पुल्लिंग है और बहुवचन है, एक वचन क्या होगा? लड़का। लड़कियों बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, एक वचन क्या होगा? लड़की। बच्चों बहुवचन है, एक वचन बच्चा। अब नन्ही मुन्नी एक वचन है, बहुवचन नन्हे मुन्ने। तो यहाँ तक पढ़ते हैं। और अब तक हमने जाना कि गांव के लोग बड़े खुशहाल थे, प्रसन्नचित्त थे, हंसी खुशी से रहते, मिलकर के रहते थे। परी उनकी मदद किया करती थी। परी की क्या विशेषताएं थी वह हमने देखी। और समय बदलने के साथ उनके यहाँ पे क्या बदलाव आया वह हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, निश्चित है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।